हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के थर्ड चैप्टर यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले आपने जो भी दो चैप्टर्स पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में, उसमें चार्ज रेस्ट की स्टेट में था। तो चार्ज रेस्ट की स्टेट में था तो जो जो प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड थी वो आपने पढ़ ली है। बट अब चार्ज मोशन की स्टेट में आएगा। इस पूरे के पूरे चैप्टर यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। हालांकि चैप्टर्स के बीच में ये लग सकता है कि चार्ज तो एक्सेलरेट हो रहा है, बट यकीन मानिए जब मैं पूरा समझा दूंगा तो आपके समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में चार्ज एक्सेलरेट कहीं भी नहीं हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चला है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि इसके पहले के जो चैप्टर्स थे उन दो चैप्टर्स में आपके समझ में एक बात नहीं आ रही होगी कि उन चैप्टर्स में जो भी टॉपिक्स पढ़ाए गए थे उनके डेली लाइफ में क्या यूज़ है आपके लिए। जैसे कि चार्ज पोटेंशियल देता है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, इसका डेली लाइफ में हम क्या करें, क्यों पढ़ाया गया था वो सब। बेटा वो सब कुछ एक चाबी थी जो एक नई दुनिया के दरवाजे को खोलने जा रही है आज से, और वो दरवाज़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा दुनिया पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक करंट से पहले तक दुनिया अंधेरे में रहती थी या रात में उजाले के लिए लैंप पर डिपेंड थी, मोमबत्ती पर डिपेंड थी। इलेक्ट्रिक करंट के इन्वेंशन के बाद ही आप एक स्विच दबाते हो और पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है, आपकी लाइट जल जाती है। इलेक्ट्रिक करंट के इन्वेंशन से पहले जब आपको गर्मी लगती थी तो आप हैंड फैन यूज़ करते थे और आप ऐसे हिलाते थे। इलेक्ट्रिक करंट के इन्वेंशन के बाद नई दुनिया में जैसे ही आपने इंटर की तो उस दुनिया में आप बस एक स्विच दबा देते हो और कमरा में पंखा चलने लगता है। इलेक्ट्रिक करंट के इन्वेंशन के बाद आप कंप्यूटर चला पाते हो, टीवी चला पाते हो, मिक्सर ग्राइंडर चला पाते हो, और ना जाने कितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिक करंट से ही रन करती हैं। करंट के पहले की दुनिया बहुत ही अंधेरी दुनिया थी, हर मामले में अंधेरी दुनिया। अब ये करंट होता क्या है? चैप्टर का नाम बच्चों इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक मीन्स होता है चार्ज और करंट मीन्स होता है स्ट्रीम, धारा, प्रवाह, फ्लो। यानी सिंपल सी बात है, अगर चार्जेस फ्लो की स्टेट में आ जाए, मोशन की स्टेट में आ जाए तो बन गई आपकी इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि आपने सुना होगा वाटर की करंट। पानी अगर किसी दरिया में बह रहा होता है तो आप कहते हो कि वाटर की करंट है। ठीक वैसे ही अगर चार्जेस मोशन की स्टेट में आ जाएं तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक की करंट है। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज। और अगर चार्ज बहना शुरू कर दें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक ने करंट बना दिया, चार्जेस की द्वारा। लेकिन एक पॉइंट वाली बात है कि इसके पहले के भी दो चैप्टर्स में चार्ज मूव करता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम था यूनिट का, बट चार्ज कहीं कहीं मूव किया था। गौर करिएगा कहां। बेटा जब कोई कंडक्टर ऑल ऑफ सडन डिस्चार्ज हुआ था तो वहां तो चार्ज मूव किया था। या बिजली का कड़कना आपने इसके पहले के चैप्टर में पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा अगर चार्ज बादलों में इकट्ठा हो जाता है तो वो एटमॉस्फेयर के जरिए डिस्चार्ज होता है, और जब वो डिस्चार्ज हो रहा है तो फिर करंट बन रही है, वहां भी करंट बन रही है। लेकिन उस इलेक्ट्रिक करंट का आप कोई यूज नहीं कर पाओगे अपनी डेली लाइफ में। ऑल ऑफ सडन पूरा का पूरा चार्ज अगर मूव कर जाए, पूरी की पूरी ऑल ऑफ सडन करंट बना दे बहुत ज्यादा मात्रा में, तो आप डेली लाइफ में यूज क्या करोगे? उसका यूज करना छोड़ दीजिए, आप डर करके भाग जाएंगे वहां से। डियर स्टूडेंट्स, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो जो करंट बन रही है वो करंट कहलाती है स्टेडी करंट या कांस्टेंट करंट। और ऐसे ही किसी करंट का यूज हम लोग कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के काम को निकालने में। जैसे एग्जांपल के तौर पर फ्लो अगर यूनिफॉर्म ना हो तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। आप सोच के देखिए कि दरिया में अगर बाढ़ आया हुआ है तो क्या उस बाढ़ आए हुए दरिया का यूज़ आप अपने डेली लाइफ में कर सकते हो? इसका जवाब है बिल्कुल ही नहीं, बल्कि डर के भाग जाओगे ऐसे किसी दरिया से।
हाँ, अगर दरिया बिल्कुल स्टीडीली फ्लो कर रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हो, तो ऐसे दरिया का आप यूज़ कर सकते हो काफ़ी काम निकालने में। जैसे कि आप उसकी काइनेटिक एनर्जी को यूज कर सकते हो किसी चक्की को घुमाने में, जिससे आप आटा पीस सकते हो। या फिर आप एक एग्जांपल सोच के देखिए, जब आप बाथरूम में नहाते हो तो जो झरने से पानी आ रहा है, वाटर करंट, वो आपके काम लायक कब तक है? सबसे अच्छे काम लायक कब तक है? जब तक कि वो कांस्टेंट रेट से गिर रहा है। अचानक उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो क्या आप उसमें नहा पाओगे? कितनी दिक्कत आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए आप साबुन लगा कर बैठे हो और वो वाटर करंट रुक जाए, पानी बंद हो जाए, वाटर करंट रुक जाए, तो फिर क्या होगा? आप उससे कुछ काम नहीं निकाल सकते हो। तो इसीलिए हम लोगों को एक कांस्टेंट रेट से मूव करता हुआ चार्ज चाहिए होगा, जिससे कि हम कुछ काम निकाल पाएं, यानी कि स्टेडी करंट चाहिए। कंडक्टर में ऐसा क्या होता है कि करंट बनाती है। तो कोई भी कंडक्टर डियर्स, ये मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर वायर, और इस कंडक्टर वायर में छोटे छोटे एटम्स होंगे। और अगर ये कंडक्टर है, दैट मीन्स मेटल है, तो मेटल के एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से काफ़ी वीक फोर्स से बंधे होते हैं, और वे इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर भी इतनी थर्मल एनर्जी पा जाते हैं कि वो एटम्स को छोड़कर चले जाते हैं और इंडिपेंडेंटली पूरे मेटल बॉडी में मूव करना शुरू कर देते हैं वे इलेक्ट्रॉन। और रैंडमली, बिल्कुल कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में, किसी भी डायरेक्शन में कंटिन्यूअस। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्रीली मूव करेंगे मेटल बॉडी के अंदर किसी भी डायरेक्शन में। तो क्या इन इलेक्ट्रॉनों पे कुछ है? क्या निश्चित ही है, इन इलेक्ट्रॉनों पर निगेटिव चार्ज है, यानी कि निगेटिव चार्ज मूव कर रहा है। और जैसा कि हमने कहा था कि जब चार्ज मूव करने लगे तो समझिएगा करंट बन गई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज भी मूव कर रहा है, बट करंट अभी भी नहीं बनी है। क्योंकि करंट बनाने के लिए ज़रूरी है, करंट जिसको हिंदी में हम लोग धार कहते हैं, धार तब बनती है जब पानी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली मूव करे। उसी तरह से चूंकि अभी ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, कभी चार्ज इधर जा रहा है, कभी चार्ज इधर जा रहा है, तो कोई करंट नहीं बना पा रहा है। करंट के लिए कंटिन्यूअस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना जरूरी है। तो ऐसा करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि एक पॉजिटिवली चार्ज डिस्क कंसिडर करिए। डिस्क जो पॉजिटिवली चार्ज हो उसको हम इस एंड पर लगा देते हैं, सर्कुलर शेप की डिस्क इस एंड पर लगा देते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज डिस्क है जिसको हमने इस एंड पर बिल्कुल चिपका दिया, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और ठीक ऐसे ही एक निगेटिवली चार्ज डिस्क इस एंड पर हमने चिपका दिया। निगेटिवली चार्ज डिस्क जो कि सर्कुलर शेप की होगी उसको इस एंड पर चिपका दिया। अब जरा यहां सोच के देखिए कि क्या इलेक्ट्रॉन्स अब रैंडमली मूव कर पाएंगे? निश्चित तौर पर नहीं। ये जो आपने पॉजिटिव डिस्क चिपकाई है और जो यहां पर निगेटिव डिस्क चिपकाई है उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है। तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन के दौरान इधर नहीं आएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में सभी इलेक्ट्रॉनों का मोशन इस डायरेक्शन में होगा, और जैसे ही सभी इलेक्ट्रॉनों का मोशन इस डायरेक्शन में होगा, जो निगेटिव चार्ज है इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर वो सारा का सारा निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया और आपको करंट मिल गई। बट बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? ये करंट कब तक मिलेगी आपको? इसका जवाब है कि ये करंट बहुत जल्दी स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर पहुंचेंगे इस पॉजिटिवली चार्ज डिस्क को वो न्यूट्रलाइज करेंगे, और जब ये पॉजिटिवली चार्ज डिस्क पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो नो मोर इलेक्ट्रॉन्स विल
मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तब कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये लगी है जिसके अंडर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही खत्म हो जाएगी जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसमें आपको एक मोमेंट्री करंट जरूर मिल रही है, चार्जेस थोड़ी देर के लिए तो मोशन के स्टेट में आए हैं, बट जैसे ही ये प्लेट न्यूट्रलाइज होगी आपको कोई करंट नहीं मिलेगी। आप चाहते हैं कि कॉन्टिन्यूअस करंट मिले, यानी कि कॉन्टिन्यूअस ये इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में मूव करते रहे इस डायरेक्शन में, तो इसके लिए आपको एक बैटरी लगानी पड़ेगी। इस कंडक्टर के एक एंड को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे एंड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए। बैटरी एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका एक टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव चार्ज्ड होता है और दूसरा टर्मिनल हमेशा ही निगेटिव चार्ज्ड होता है, जब तक कि बैटरी मर ना जाए, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट्स की स्ट्रेंथ बिल्कुल ही वीक ना पड़ जाए, तब तक वो किसी एक टर्मिनल को सेम पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा ही रखती है और किसी दूसरे टर्मिनल को एक फिक्स निगेटिव चार्ज पर हमेशा रखती है। अब बैटरी कनेक्ट करने से फायदा आपको ये मिलेगा कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल पर पहुंचेगा और न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा इस डिस्क को, बैटरी उस इलेक्ट्रॉन को खींच करके और आगे बढ़ा देगी यहां तक। जैसे ही मोशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट तक पहुंच रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर पहुंच के रुकेगा नहीं। अब बैटरी लगे होने की वजह से वह इलेक्ट्रॉन फर्दर इस वायर के जरिए आगे बढ़ेगा और पॉजिटिव टर्मिनल पर आ जाएगा यहां पर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा, इसकी पॉजिटिविटी कम हो जाएगी। इसकी पॉजिटिविटी बिल्कुल ही कम नहीं होगी। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचा, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स भरा है उस इलेक्ट्रोलाइट्स में केमिकल रिएक्शन के जरिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पैदा होता रहता है, और जो पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा वो इस पर डिपॉजिट हो जाएगा और इसकी पॉजिटिविटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। जिस रेट से ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स में केमिकल रिएक्शन के जरिए उस रेट से पॉजिटिव चार्ज पैदा हो रहा है जो आकर के इस पर डिपॉजिट हो रहा है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज हमेशा बनी रहेगी और इलेक्ट्रॉन का मोशन कॉन्टिन्यूअस रहेगा पूरे सर्किट में, और एक आपको स्टेडी करंट मिलेगी, कांस्टेंट करंट मिलेगी। और इस किसी करंट का आप यूज बिल्कुल कर सकते हो अपने डेली लाइफ में जब उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। तो अब चलिए इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे किया जाता है? डिफाइन करने का एक सिंपल तरीका है कि आप जिस किसी पॉइंट पर जानना चाहते हो कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी है, तो उस पॉइंट पर आप एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर कर लीजिए। जैसे मान लो हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक करंट देखना चाहते हैं कि कितना है, तो उस पॉइंट पर आप एक कंडक्टर वायर में क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर कर लीजिए, और उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में जितना भी चार्ज क्रॉस कर रहा है उसी चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए इस पॉइंट से डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज क्रॉस कर रहा है डेल्टा टी समय के अंदर में, तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज क्रॉस करेगा? जवाब है डेल क्यू अपॉन डेल टी। तो चूंकि डेल्टा टी समय का आप चार्ज निकाल रहे हो, इसलिए आपको यहां पर करंट एवरेज लिखनी पड़ेगी। तो आप एवरेज करंट बता सकते हो डेल्टा टी टाइम के अंदर में डेल क्यू अपॉन डेल टी। और वही अगर आपको इंस्टैंटेनियस करंट देखनी है तो आप मैथमेटिकल लिमिट्स वगैरह ले लीजिएगा। लिमिट डेल टी इज टेंस टू 0 डेल क्यू अपॉन डेल टी, या आपको इंस्टैंटेनियस करंट किसी इंस्टेंट पर आपको मिल जाएगी, ये आपका डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा। ये जो करंट है वो एवरेज करंट कहलाती है, अच्छे खासे इंटरवल ऑफ टाइम डेल टी में जो करंट फ्लो कर रही है, और ये है बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो ये इंस्टैंटेनियस करंट है। बहरहाल चार्ज की यूनिट आपकी कूलम और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड करंट की यूनिट कही जा सकती है। वैसे एसआई यूनिट इसकी एम्पियर होती है। काफी ग्रेट साइंटिस्ट एम्पियर थे। जब इलेक्ट्रॉन नहीं ढूंढा गया था तभी वो करंट बता दिए थे कि किस डायरेक्शन में मूव करेगा। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली करंट की जो डायरेक्शन होती है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक ली जाती है। ये करंट की डायरेक्शन ली जाती है। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है
कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्यों ली जा रही है, जबकि करंट का मतलब होता है चार्जेस का मोशन। तो आखिर चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन मानना चाहिए। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं, जरा समझिएगा। करंट का मतलब होता है चार्ज का मोशन। तो चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो डायरेक्शन करंट की ली जानी चाहिए थी, बट यहां तो खेल कुछ गड़बड़ हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, बट करंट की डायरेक्शन हम लोग मानते हैं हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। ऐसा क्यों हो रहा है? करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव इसलिए ली जाती है क्योंकि जब करंट की डायरेक्शन ले ली गई थी उस समय तक इलेक्ट्रॉनों का खोज भी नहीं हुआ था, या करंट क्यों बन रही है तब तक नहीं पता था। 18वीं शताब्दी से ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से बल्ब, पंखा ये सब जलाते आ रहे हैं। उस समय तक रीज़न नहीं पता था कि किसी कंडक्टर वायर में करंट इलेक्ट्रॉनों के मोशन के कारण कॉन्स्टिट्यूट हो रही है। उस समय करंट के केवल झटके लगते थे और डायरेक्शन कन्वेंशनली ले ली गई थी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी। बहुत बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई 1910 के आसपास में, तो पता चला था कि ये वही इलेक्ट्रॉन है जिनके मोशन के कारण करंट बन रही है। अदरवाइज अंदर का सीनेरियो नहीं पता था। तो पारंपरिक रूप से इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव ली जाती रही है और इसको फिर बाद में चेंज नहीं किया गया। और ये गलती तो बेंजामिन फ्रैंकलिन भाई साहब ने कर दी थी। नॉमेनक्लेचर करते समय ही अगर उन्होंने ग्लास रॉड और सिल्क वाले एक्सपेरिमेंट में ग्लास रॉड पर के चार्ज को नेगेटिव चार्ज कहा होता तो फिर इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज उसका नाम पड़ता और सारी कहानी एडजस्ट हो जाती। तो ये जो नेमिंग में गलती थी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन भाई साहब की गलती के कारण हुआ है, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो फिलहाल आपको इसको अगर दूसरे नज़रिए से समझना चाहें तो भी समझ सकते हैं कि निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो नो डाउट पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अच्छा, ये कैसे? अरे भाई, नेगेटिव चार्ज जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इधर का हिस्सा तो पॉजिटिव होता जा रहा होगा, यानी आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन होती है। तो इस पॉइंट को जरा समझिएगा। अब एक और पॉइंट कि करंट स्केलर है या फिर वेक्टर। अभी हमने करंट की डायरेक्शन बताई, ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। टेंसर वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, स्केलर क्वांटिटी है। उसके पीछे रीजन बहुत ही क्लियर है। वेक्टर क्वांटिटी की जो डेफिनेशन है वही रीजन है कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है। डेफिनेशन क्या थी? वेक्टर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी बताना पड़े और डायरेक्शन भी बतानी पड़े। यकीन मानिए, इलेक्ट्रिक करंट अगर सर्किट में 5 एम्पियर की है तो आपको कतई बताने की जरूरत नहीं है कि 5 एम्पियर की करंट सर्किट में किधर बह रही है। डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है। करंट के पास अपने आप डायरेक्शन होती है। इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नो नीड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, and that's why electric current is a scalar quantity, not vector quantity. Make sure vector quantity वो होती है जिसमें आपको दिशा बतानी पड़े। अगर मैंने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो हमें बताना पड़ेगा किधर लगाया है। अगर हमने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो अपने आप नहीं डिसाइड कर दोगे कि किस दिशा में लगाया है, बट करंट के साथ आप डिसाइड कर दोगे। इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, एंड दैट्स वाई द करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, नॉट वेक्टर। एक और बात, करंट जो होती है वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है। जो क्लास 11th में आपने पढ़ा है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, उसको फॉलो नहीं करती है और इसलिए करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। कोई भी रीजन आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस वायर में 7 एम्पियर की करंट आ रही है और इस वायर में 3 एम्पियर की करंट आ रही है, तो अगला वायर कहीं से भी निकले कोई मैटर नहीं है, इसमें जो है वो 10 एम्पियर की करंट जाएगी। तो क्या इस वायर में करंट को देखने के लिए आपने ये एंगल भी देखा है क्या, या किस डायरेक्शन से करंट आ रही है इसको चेक किया गया? यानी डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं है। आपने सीधे सीधे वैसे ही जोड़ दिया, जैसे 2 kg और 5 kg जोड़ करके आप 7 kg कहते हो, स्केलर्स को जैसे जोड़ते हो, करंट को ठीक वैसे ही जोड़ दिया है। डायरेक्शन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा है।
ये वायर किसी भी एंगल पर आते हैं, ये 7 एम्पियर और दूसरा वायर जो है वो मान लीजिए 5 एम्पियर, तो किसी भी एंगल पर आए इस वायर में आपका वही करंट होगा, इन दोनों के सम के बराबर, एंड दैट्स व्हाई द करंट इज ट्रीटेड एज अ स्केलर क्वांटिटी।